अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। इससे पहले कि मैं आज की आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर करूँ, इस वीडियो के लास्ट में जाके मैंने आपके साथ एक नया टेस्ट नेट लॉन्च हो रहा है, उसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से भी आपको गाइड करना है। और दूसरा, मैंने एक NFT प्रोजेक्ट को थोड़ा सा स्टडी किया है, वो आपके साथ शेयर करना। मैंने खुद उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे आज एक मेरे फॉलोअर हैं, मेरे दोस्त हैं, काफ़ी देर से मेरे साथ राब्ते में थे। उन्होंने एक मेरे साथ कुछ ट्वीट्स शेयर की। उन्होंने बोला जी कि ये कोई ज़ाहद नाज साहब हैं, बहुत पॉपुलर हैं, और उनका मानना यह है कि बिटकॉइन जो है वो आइंदा 10 साल के अंदर अंदर बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा। और आप लोगों ने जितना इस क्रिप्टो मार्केट से बेनिफिट उठाना है आप उठा लें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। और 10 साल बाद ये मार्केट या ये जो बिटकॉइन है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज के आपके पास इस हवाले से भी अगर आपके पास कोई थॉट है या आपके साथ कोई टॉक करता है तो कैसे आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद अंडरस्टैंड करके कैसे आप इसको समझा सकते हैं। देखें, पहली बात तो यह है, इस बात में कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन जैसे दीगर कोई भी एसेट है जो ट्रेडिंग के लिए जो प्राइसेस होती हैं पंप और डंप की, ये डिमांड एंड सप्लाई पे स्पेकुलेशंस पे होती हैं। ट्रेडर जो है समझता है कि यार इस फ़लाँ एसेट, इस फ़लाँ चीज़ की प्राइस जो है आने वाले वक्तों में बढ़ सकती है तो वो बाय करता है। अगर वो समझता है कि प्राइस गिर सकती है तो वो सेल करता है। अगर ये एतमाद गिरता जाए कि गिरती तो प्राइस नीचे डाउन जाती जाती है अनटिल कि उसकी वैल्यूज़ ना होने के बराबर है। जैसे लूना का टोकन है, कहने को लूना जो है एकदम तबाह हो गया, क्या लूना जो है वो बिल्कुल उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई? वैल्यू ज़ीरो नहीं है, लेकिन जितनी इसकी वैल्यू है कंपेयरिंग विद ऑल टाइम हाई उसकी वैल्यू लो है, लेकिन अभी भी वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। लोग अभी भी उसमें ट्रेडिंग करके बेनिफिट उठा सकते हैं। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ BTC के साथ। उनको तो मैंने खैर जवाब दे दिया था, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थ्योरी पीछे ये थी जो मुझे समझ आई है उनकी बात समझ के, कि वो ज़ाहिर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो बिटकॉइन है ये CIA ने इसके पीछे है। CIA जब चाहेगा इसको जो है वो वाइंड अप कर देगा। इस हवाले से एक मैंने चीज़ ढूंढ के भी रखी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक जनरल प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है। मैंने ऑलरेडी कई बार आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, अगर आपने ये नहीं सुना मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बिटकॉइन को सबसे बड़ा जो थ्रेट है दो चीज़ों से है। एक तो ये कि पता चल जाए कि सतोशी नाकामोटो कौन है, यानी सतोशी नाकामोटो एकदम मंजर आम पे आ जाएगा तो मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक होगा, क्योंकि सतोशी नाकामोटो के वॉलेट के अंदर मिलियंस जो बिटकॉइन है वो पड़े हुए हैं। तो अगर वो मंजर आम पे आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी वक्त मार्केट में सेल कर सकता है। तो उसके पैनिक की वजह से मार्केट अच्छा खासा सेल प्रेशर में जा सकती है। दूसरी जो मेरी नज़र में बड़ा थ्रेट है बिटकॉइन को, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है जो ये क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को इस तरह हैशिंग करके स्टोर करते हैं कि कोई भी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उसको ब्रेक नहीं कर सकती, उसको रिवर्स नहीं कर सकती, क्रैक नहीं कर सकती। सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकती है, और वो अभी तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। आइंदा आने वाले वक्तों में अगर होगी सो होगी, लेकिन ये दो बिटकॉइन के और भी माइनर से थ्रेट्स हैं, लेकिन ये दो मेजर थ्रेट्स हैं जो बिटकॉइन की वैल्यू को, अगेन अगर FTX भी क्रैश हो जाता है तो इट डज़ नॉट मीन कि वो ज़ीरो हो जाएगा, कोई लेने वाला ख़रीदने वाला होगा ही नहीं। ख़रीदने वाले होंगे लेकिन उस वैल्यू पे नहीं हो सकते जिस वैल्यू पे आपने ख़रीदे होंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये मेरे लिए मानना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि बिटकॉइन फ़िलहाल जो दुनिया जिस जानिब जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन की जो सही जो जेन्युइन उसकी जो चीज़ है, जेन्युइन उस टेक्नोलॉजी की जो अहमियत है वो अब आहिस्ता आहिस्ता और नुमायाँ होती जा रही है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बिटकॉइन से भी बेहतर कोई टेक्नोलॉजी, कोई सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ सकती है, अगर जब तक कोई बिटकॉइन का कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीटर नहीं आता। अक्सर मैं आपके साथ कहता हूँ कि इथेरियम के जो सपोर्टर्स हैं वो समझते हैं कि इथेरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर सकता है। बिल्कुल, जब तक बिटकॉइन का कोई मुतबादल, कोई साउंड टेक्नोलॉजी नहीं आती है जो बिटकॉइन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज भी बेहतर हो और अडॉप्शन में भी वो उसको मात दे दे, तो ये ऐसा मुमकिन है।
लेकिन ऐसा कहना कि बिल्कुल उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये कोई किसी ख़ास एजेंसी की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है या यहूदियों का ये एजेंट है, मेरे लिए मानना। जो CIA की मैं बात कर रहा था, ये मैं आपके साथ एक बिटकॉइन फोरम, जब बिटकॉइन ना आपके कानों में पड़ा था ना मेरे कानों में पड़ा था, ये उस वक्त आज से 10-11 साल पहले, 12 साल पहले ये ऑनलाइन फोरम्स में डिस्कस होता था। ये bitcointalk.org एक वेबसाइट है, फोरम है, जहाँ पे बिटकॉइनर्स, अर्ली बिटकॉइनर्स, OG जिनको बोलते हैं, वो बिटकॉइन के हवाले से टॉक किया करते थे। तो बिटकॉइन के जो डेवलपर हैं एक गैवन एंडरसन, मैं इनकी पिक्चर भी आपको गूगल पे दिखा देता हूँ, ये इनकी पिक्चर ज़रा कर लें। अक्सर आप बिटकॉइन हु इज़ सतोशी नाकामोटो के हवाले से जब आप सर्च करते हैं तो उनमें भी कभी कभी कुछ थ्योरीज का मानना यह है कि शायद ये सतोशी नाकामोटो हैं। बहरहाल इनकी मैं आपको आज से 11-12 साल पहले की, ये 27 अप्रैल 2011 की ये इनकी पोस्ट है। इन्होंने कहा जी कि मुझे CIA, आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन अबाउट बिटकॉइन। मैं CIA हेडक्वार्टर में जा रहा हूँ और बिटकॉइन के हवाले से मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। ये मैं पब्लिक इस वजह से कर रहा हूँ ताकि ये ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ और कोई रंग बिरंगी थ्योरियाँ बनना शुरू हो जाएं कि भाई शायद CIA ने BTC बनाया है। वो कह रहे हैं मैं पब्लिकली इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इनविटेशन दी है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो इनविटेशन है, फुल डिस्क्लोजर, आई वुड बी पेड अ वन टाइम फीस ऑफ $3,000 और मुझे CIA अमेरिकी जो एजेंसी है $3,000 पे करेगी इस प्रेजेंटेशन का। ये सन 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। ताकि ये भी उन्होंने कहा कि ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अब CIA के पे रोल के ऊपर हूँ और मैं बिटकॉइन की डेवलपमेंट जो कम्युनिटी में बैठा हुआ हूँ मैं उनके लिए काम करूँगा। ऐसा नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट है, वो भी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। सवाल मैं जाहिद साहब से, ये ऐसे वो तमाम लोग जो समझते हैं, जो इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि ये अमेरिकी एजेंसी CIA ने बिटकॉइन बनाया है, अगर उन्होंने बनाया है तो ये 2011 की बात है, ये CIA क्यों बिटकॉइन डेवलपर्स को बुला के प्रेजेंटेशन ले रही थी? ये क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ इसके तनाजुर से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो फिर आप इस थ्योरी को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की तरफ जा सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की अगली अपडेट्स की तरफ। कल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो हेड हैं गैरी गैंसलर, उन्होंने फिर दोबारा एक पब्लिक स्टेटमेंट अपने ट्विटर अकाउंट, जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दोबारा उन्होंने दी और साथ उन्होंने क्लियर किया जी कि जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका में क्रिप्टो के हवाले से कोई रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है, वो गलत है। रेगुलेटरी क्लैरिटी है, यानी अमेरिका के रेगुलेटर्स क्लियर हैं कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट होना चाहिए। मसला सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस का है कि ये जो जितनी सेंट्रलाइज, मतलब ये जो मैंने वीडियो देखी है 3-3.5 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो, इसमें उन्होंने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ख़ास तौर पे टारगेट किया है। जैसे आपको याद होगा क्रैकन को इन्होंने फाइन किया, कोइनबेस को इन्होंने वेल्स नोटिस जारी किया, और एक्सचेंजेस के पीछे, आपके बाइनांस के पीछे भी पड़े हुए हैं, CFTC इनकी जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है वो। बहरहाल कोइनबेस ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है। कोइनबेस ने कहा है जी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली, बल्कि टेक्नोलॉजी है इस मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क जा रही है। कोइनबेस फ़िलहाल तगोदो कर है। एक और बिटकॉइन पूल है जिसको CFTC, जो मैंने आपको बताया, कमोडिटी फ्यूचर्स एंड ट्रेडिंग कंपनी, जो कि अमेरिका का एक इदारा है, उस इदारे ने तारीख में सबसे बड़ा, किसी भी अमेरिकी इदारे ने किसी भी फर्म को फाइन किया है 3.4 बिलियन का, बकौल इनके कि इस पूल को जो रन करने वाला है वो एक स्कैमर है, फ्रॉड है, उसने स्कैम फ्रॉड वगैरह किए हैं। मेरा ख्याल है पिछले चंद सालों से इसके ऊपर तहकीक हो रही थी, अब फाइनली उन्होंने उसको फाइन किया है। दूसरी माइनिंग के हवाले से, बिटकॉइन माइनिंग के हवाले से एक और अपडेट है। कोर साइंटिफिक के हवाले से चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था, अमेरिका में वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिकली ट्रेडेड माइनिंग फर्म है कोर साइंटिफिक। इनके जो मालिक हैं उनकी मैंने एक इंटरव्यू भी सुना था। मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उनका जो विजन था, नॉलेज था बिटकॉइन के हवाले से पढ़ के। ये उनकी ये कोर साइंटिफिक, और मैंने जब ये इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल की थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर की थी, तो पिछले दिनों ये भी बैंक्रप्सी के प्रोसेस के अंदर था। अभी फ़िलहाल इन्होंने ये जो पब्लिकली ट्रेडिंग माइनिंग फर्म है, इन्होंने जितने छोटे छोटे माइनिंग फंड, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है बाइनांस, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी आप माइनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह के जो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, कोर साइंटिफिक की तरह की जो माइनिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे अपनी माइनिंग रिग रखवा के तो वहाँ पे वो माइनिंग करती हैं। कोर साइंटिफिक
ने सेल्सियस जब बैंकरप्ट हो गया तो सेल्सियस ने इनसे को मेरा ख्याल है 30,000 से ज़्यादा की उनकी माइनिंग मशीनें थी, वो उन्होंने कहा जी वापस दे दें। इन्होंने मेरा ख्याल है वापस वो जो स्पेस थी उस स्पेस में ये 18,000 मशीनें मज़ीद ऐड करने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि ये खुद बैंकरप्सी से गुजर रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस क्यों कोर साइंटिफिक को आया, क्योंकि जब कोर साइंटिफिक ने बैंकरप्सी फाइल की थी उस वक्त BTC की प्राइस जो थी ये माइनिंग प्राइस से भी जो थी वो सस्ती थी। तो अब तो माशाल्लाह प्राइस जो है, जो रियलाइज वैल्यू है BTC की, उससे ऊपर ट्रेड हो रही है। मेरा ख्याल है मार्केट कंडीशन थोड़ी बेहतर हुई हैं, इसी वजह से कोर साइंटिफिक जो है अब वो दोबारा अपने बिजनेस को ब्रॉडन करने की तरफ जा रहे हैं। एक और माइनिंग के हवाले से न्यूज़, अगर आपको याद है कि नहीं, साल 1.5 साल पहले की ये खबर है, जैक डॉर्सी जो ट्विटर के साहब का फाउंडर है, उन्होंने सारी दुनिया को बताया था जी कि मैं ये जो बिटकॉइन माइनिंग अब एक मखसूस मशीनों और कंपनीज तक महदूद हो गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो आम घर में एक आम कंप्यूटर लैपटॉप यूज़र है वहाँ तक बिटकॉइन माइनिंग की फैसिलिटी ले जाऊँ। तो उसके लिए उनकी जो कंपनी है ब्लॉक, वो ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी कि वो टेक्नोलॉजी है हम अपने, अगर हम उस टेक्नोलॉजी से लेस हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर होंगे तो हम घर में बैठ के बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। इसका मेन मकसद तो माइनिंग भी हो सकता है, लेकिन असल इसका फ़ायदा क्या होगा, बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा। अभी तो ये बड़ी बड़ी जो बिटकॉइन माइनिंग फर्म्स हैं उनका एक कार्टेल बना हुआ है। तो जैक डॉर्सी का विजन ये था कि बिटकॉइन माइनिंग को वो इंडिविजुअल सतह पे ले जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो। अभी चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इंटेल ने अपनी जो माइनिंग के हवाले से वो चिप बना रहे थे, वो वाला प्रोसेस उन्होंने शट डाउन कर दिया है। अब जो है जैक डॉर्सी जो है इस स्पेस को फिल करने की कोशिश कर रहा है। जैक डॉर्सी ने ऑलरेडी इंटेल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इंटेल से वो जो चिप बनानी थी उस लेवल की, नैनोमीटर्स पता नहीं क्या वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बिल्ड किया और होपफुली आइंदा 1 साल के अंदर अंदर जैक डॉर्सी जो है वो मशीनें, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप्स मार्केट कर देगा उनको, जिससे हम लोग बाय करके बिटकॉइन की माइनिंग जो है घर बैठे कर सकते हैं। मुमकिन है वो बिटकॉइन के अलावा जो दीगर प्रूफ ऑफ वर्क चेन्स हैं, ब्लॉक चेन्स हैं, उनकी माइनिंग की फैसिलिटी भी हमें उन मशीनों में नज़र आए। अच्छा जी, अगली बिग न्यूज़ स्टेकिंग के हवाले से है। ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टेकिंग जो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स हैं उनमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, आप टोकन अपने स्टेक करते हैं, वैलिडेटर को देते हैं, आप डेलीगेटर बन जाते हैं, और एक होता है वैलिडेटर, यानी आप नेटवर्क उस ब्लॉकचेन जिस के टोकन्स आपके पास पड़े हैं आप उसका वैलिडेटर नहीं बनना चाहते, तो आप अपने जो टोकन हैं वो कॉइन्स उनको किसी और वैलिडेटर को दे देते हैं। आप डेलीगेटर बन जाते हैं, वो वैलिडेटर बन जाता है। अब वो वैलिडेटर अगर उसका सिस्टम किसी भी सूरत में उस टाइम जिस वक्त उसको एक्टिव होना चाहिए अगर वो शट डाउन हो जाता है फॉर एनी रीज़न, तो वो नेटवर्क उसको स्लैश करता है, पनिश करता है। उसमें गलती वैलिडेटर की होती है, लेकिन उसके जो डेलीगेटर हैं जिन्होंने टोकन्स उसको दिए होते हैं स्टेकिंग के लिए, उनको भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब ये एक इम्प्रूवमेंट होती है इथीरियम के ऊपर, मेरी नज़र में बिग डेवलपमेंट है। ये भी एक तरह का रेवोल्यूशनाइज करेगी स्टेकिंग के सारे प्लेटफॉर्म को। इस टेक्नोलॉजी का नाम है जी डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटर टेक्नोलॉजी, यानी अब जो वैलिडेटर है वो वैलिडेटर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे आपको नज़र आ रहा है। ये फाइनल जो वैलिडेटर के पास 32 इथेरियम पहुँचेगा, मिनिमम 32 चाहिए होता है इथेरियम। यहाँ पहुँचने से पहले ये DVT टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटर टेक्नोलॉजी से जहाँ भी आ रही है, जहाँ से भी डेलीगेटर्स के इथेरियम आ रहे हैं, वो सारे एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट में जाएंगे, 3 या 4 का जो मल्टी सिग्नेचर वॉलेट है, और उसके बाद वो वैलिडेटर के पास जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के बकौल ये स्टेकिंग में जो स्लैशिंग है वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। अगर मिनिमाइज़ होगी तो इथीरियम के ऊपर ये टेक्नोलॉजी कोई भी अगर प्रूफ ऑफ चेन इस्तेमाल करेगी तो उसकी स्टेकिंग जो है उतनी ज़्यादा बढ़ेगी एतमाद के साथ। जब स्टेकिंग से स्लैशिंग का खौफ ख़त्म हो जाएगा, पनिशमेंट का, प्लेंटीज का खौफ ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी स्टेकिंग जो है वो मज़ीद इंप्रूव होगी। ये मेरी सोच है। ठीक है, आगे आते हैं। गूगल और पॉलीगॉन की अभी पार्टनरशिप हुई है। पॉलीगॉन जो है आए दिन नई से नई पार्टनरशिप कर रहा है। मुझे ये कहने दें कि आज से कोई 2-3 साल पहले मैं इतना होपफुल नहीं था। पॉलीगॉन मेरा एक लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन इस दौरान पॉलीगॉन ने इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की है। पॉलीगॉन एट अ टाइम इथीरियम के स्केलेबल प्रोजेक्ट में वो एक स्टेट चैनल भी है, एक अभी ज़ीरो नॉलेज EVM भी इन्होंने अपनी लॉन्च की है। मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन इथीरियम की स्केलेबल के इन्होंने पेश किए हैं। और दूसरा,
पॉलीगॉन जो है मैटिक, इसकी पार्टनरशिप आए से आए दिन किसी ना किसी बड़ी जो जाइंट टेक कंपनीज हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप जो है, ये एक तरह का मैसेज है कि पॉलीगॉन के ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है अगर बुल मार्केट अगली स्टार्ट होती है। तो मैं इसको कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। मुमकिन है मैं जहाँ मेरी इतनी ओपिनियन, मेरी सोच गलत हो सकती है, जैसे मेरी पॉलीगॉन के हवाले से पहली सोच गलत हो सकती है, तो मेरी ये सोच भी गलत हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा जो डेवलपमेंट्स हैं उनको जहन में रखते हुए मेरा मानना यह है कि पॉलीगॉन इज़ अ स्ट्रॉन्ग चॉइस आप लोगों के लिए। रिपल ने अपने ये जो क्वार्टर गुजरा है फर्स्ट क्वार्टर, उस क्वार्टर में तकरीबन 336 मिलियन के XRP टोकन जो है वो सेल किए हैं। ये मैं आपके साथ न्यूज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर क्वार्टर में अपने एक्सपेंसेस, रिपल और XRP दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिपल एक फर्म है और उस फर्म कि जितनी प्रोडक्ट वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरी दुनिया में, उसकी जो फाइनल जो डिजिटल लेजर प्रोडक्ट है वो है XRP में वो सारा जो अपना डाटा है उसको महफूज करते हैं। तो XRP एक रिपल की एक प्रोडक्ट है। रिपल हालांकि खुद एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें रिपल एक सिर्फ उनकी प्रोडक्ट है। तो ये रिपल अपने सारे एक्सपेंस पूरे करने के लिए वो XRP मार्केट में सेल करके अपने एक्सपेंस पूरे करता है। तो रिपल बावजूद इसके कि XRP का केस SEC के साथ लगा हुआ है, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ, अगर वो विन करता है तो XRP की प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि ये कंपनी जो है अपने ऑपरेशन सारे, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि XRP के टोकन इनके अपने जो फाउंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास अच्छी खासी सप्लाई उनके अपने पास है। तो जब कभी भी प्राइस पंप करती है तो वो फाउंडर्स जिन्होंने अर्ली टाइमिंग में अच्छी खासी तादाद टोकन्स की ली हुई थी वो मार्केट में सबसे पहले सेल करते हैं। ये रिपल की हिस्ट्री रही है, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखने हैं। बाइनांस जो है जापान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगा इस साल जून से। जापान एक बड़ी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाइनांस का वहाँ पे अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करना, ये मेरी नज़र में मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। इवन बाइनांस के लिए भी बुलिश न्यूज़ है। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, मुकद्दस भाई आप बाइनांस का जो टोकन है BNB उसका क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि बाइनांस एक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। इस प्लेटफॉर्म का अपना टोकन जो है होना, उसकी सक्सेस का ताल्लुक बाइनांस की सक्सेस के साथ है। और बाइनांस जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वहाँ पे होती है, उस सक्सेस वाइज अगर इसके ऊपर नज़र डालें तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा। लेकिन कुछ इसके रेड सिग्नल्स भी हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता आता हूँ, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कि इसकी मोर देन 90% सप्लाई जो है वो सिर्फ टॉप, मेरा ख्याल है टॉप 5 to 10 जो वॉलेट्स हैं उनके पास है। वो ज़ाहिरी बात है इनके अपने हैं। तो इस सेंस में फिर दूसरा रेगुलेटरी प्रेशर्स भी हैं बाइनांस के ऊपर। इन सारी चीज़ों को आप कंसीडर करके फिर आप BNB के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें। BNB को इग्नोर ना करें, लेकिन इतना ज़्यादा भी इन ना हो कि आपको कोई मसला हो, ठीक है। अच्छा, जिस NFT के बारे में मैं बात कर रहा था वो है डायमेंशनल ने मैंने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, अभी ये इन्होंने अपनी फ्री मिंट 2000 इनकी EVs नाम की NFTs इन्होंने उसकी मिंटिंग करवानी है। तो उसके लिए इनकी वेबसाइट पे मैं गया हूँ, मैंने जाके, ये अच्छा NFT प्रोजेक्ट है, इनकी एक गेम लॉन्च होनी है वॉच ट्रेलर पे। अगर आप इसके लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर ट्रेलर वॉच करेंगे तो ऐसे लग रहा है कि ये गेम अंडर डेवलपमेंट है। गेम जब डेवलप होगी, यहाँ पे आप देख लें, थोड़ा सा 45 सेकंड का है। ये डायमेंशनल जो है अपनी एक गेम लॉन्च कर रहे हैं और उसके हवाले से साथ साथ जो इनकी गेम के हवाले से जो NFTs हैं वो ये मार्केट कर रहे हैं। अभी ये 2000 के करीब इन्होंने मेरा ख्याल है फ्री NFTs मिंट करने हैं। उनमें से 1000 NFTs इन्होंने जो इनका जेनेसिस स्टोन होल्डर्स हैं उनको देने हैं। हर वो बंदा जिसके पास एक स्टोन होल्डर है उसको ये वाली जो ईव के नाम के इन्होंने NFT करने हैं वो इनको फ्री में देंगे। तो मैंने वाइट लिस्ट यहाँ पे पहले अप्लाई किया, फिर मैंने देखा कि यार अगर मेरे पास जेनेसिस स्टोन होगा तो फिर तो मुझे मस्ट ये मिलेगा, क्योंकि जेनेसिस स्टोन जो है उनकी जो टोटल सप्लाई है वो 1000 के करीब है। यानी ये हाईली रेयर और यूनिक इनकी NFT कलेक्शन है। इनमें से हर NFT होल्डर को एक वो ईव NFT इनका लाजमी मिलेगा। इस वक्त इसकी फ्लोर प्राइस जो है वो लोएस्ट मुझे नज़र आई 0.08 लोएस्ट मुझे नज़र आई। मैंने जाके एनालिटिक में देखा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और हिस्ट्री में मैं देख रहा था अगर 7 डेज से हट के अगर आप इसको
फॉर द फर्स्ट सेल चेक करें तो इसकी प्राइस तकरीबन 2.5-3 इथीरियम से ड्रॉप 3.3 इथीरियम से ड्रॉप होकर इस वक्त लेस दैन 1 इथीरियम इसकी प्राइस है। तो मैंने इस सेंस में भी ये बाय कर लिया, ये रिस्क लिया। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, रिस्क लिया इस सेंस में कि अगर ये गेम मैंने 0.0824 में ये एक जेनेसिस जो इनका स्टोन है ये मैंने बाय किया है, ताकि आइंदा इनके गेम के हवाले से जितने भी NFTs या जो भी ये गिव अवेज वगैरह किया करेंगे, जिनके पास ये डायमेंशंस होगा उसको वो फ्री में मिलेंगे या उनको सस्ते में मिलेंगे, या वो उनको जो वाइट लिस्ट एलोकेशन होती है वो लास्ट में मिलेगी। तो इसलिए मैंने पार्टिसिपेट किया। और दूसरा, मैंने लोएस्ट प्राइस समझ के किया कि इन केस अगर ये गेम डेवलपमेंट के पास जाती है, आई डोंट नो कब जाएगी, जब भी ये जाएगी मुमकिन है इसकी ये जो स्टोन्स हैं, ये जो कि जेनेसिस स्टोन्स हैं, किसी भी गेम किसी भी NFT प्रोजेक्ट के जो जेनेसिस आइटम्स होती हैं वो उसकी बेस होती है, तो उनकी प्राइस जो है अप्रिशिएट हो सकती है। ये 2 तुक्कों की वजह से मैंने अपना 1 इथीरियम ऑलमोस्ट 0.8 इथीरियम यहाँ पे झोंक दिया है। विश मी अ गुड लक जो मैंने इसमें किया है। तो साथ साथ मैं NFT प्रोजेक्ट को स्टडी करके आपके साथ भी शेयर करता आता हूँ, ताकि मैं आपसे भी ओपिनियन, क्योंकि मैं NFT एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं न्यूज़ वगैरह के मामले में अभी आहिस्ता आहिस्ता मैंने पिछले चंद माह से इस मार्केट को लर्न करना शुरू किया है। तो आप लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, NFT मार्केट में हैं, आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। और जिन बेचारों को पता ही नहीं है मेरे जितना या मेरे से कम, वो मेरे से कुछ लर्न कर सकते हैं, ताकि वो मेरे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद वो खुद ड्यू डिलिजेंस करके वो अपने लिए भी और मुझे भी वो गाइड करें।